हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर हम आज बात करें तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक देखिए 10.45 पे फिर वैसे ही ओपन हुआ जैसे पिछले कई दिनों से चल रहा है, और 10.20 का लो और 10.50 का हाई, मात्र 5 पैसे का हाई बनाता है और 10.25 के ऊपर गिर के बंद हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग 29,453 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप है। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो एनएससी के ऊपर 10,33,25,255 जनरेट हुआ। कंपनी के अंदर 52 वीक लो एंड हाई देखें तो 4.55 का लो और 16.80 का हाई है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी आज अगर हम देखें तो डिलीवरी स्टेटस क्या है, देखिए मैं उसके लिए आपको लेके आया हूँ NSEindia.com के साइट पे, और यहाँ पे हम देखेंगे डिलीवरी। आप देखिए यहाँ पे NSE के प्लेटफॉर्म पे जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटीज़ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से 3,95,09,504 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई, आउट ऑफ 10,33,25,255 टोटल ट्रेडेड क्वांटिटीज़, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें तो 38.24% है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो है वाकई में मुर्दा हो चुका है, एक तरीके से ऐसा लगता है। क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि देखिए इसने कई ट्रेडिंग सेशन से एकदम अंडे की तरह उबाल के रख दिया। जी हाँ, अंडे की तरह उबाल दिया है इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को। कोई तो पेशेंस रखने की एक सीमा होती है, एक लेवल होता है कि नहीं होता है। अब ये बात जो है इसके प्रमोटर्स को सोचना चाहिए, प्रमोटर्स यानी आदित्य बिरला ग्रुप को और वोडाफोन पीएलसी दोनों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो इन्वेस्टर्स को कभी खुश कर पाएंगे भी, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कभी वो कभी दिमाग में ले आते हैं कि नहीं ले आते हैं। क्योंकि उनके ऊपर क्या बीत रही है, कब से वो इंतज़ार कर रहे हैं, कब उनका बेनिफिट होगा, कब उनको निकलने का मौका मिलेगा। ये सब पॉइंट्स हैं जो प्रमोटर्स को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि स्टेक होल्डर्स एक बैकबोन की तरह होती है किसी कंपनी के लिए, उन्हीं ने मिल करके दिया था, तो इन्होंने राइट्स इशू के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज़ किया था। तो मुझे लगता है कि बाकी कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं, कम से कम आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे हो तो कम से कम तरीके से थोड़ा सा फंड को रेस करो, मटेरियलाइज करो इवेंट्स को, सिर्फ टालने से नहीं चलता है। और अलग अलग सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे सेटबैक हमें देखने को मिल रहा है। अभी आपको TTSAT की तरफ से भी सुनने को आया था कि कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं है, 22 मार्च को केस को सुनेगा, है ना। और उसके बावजूद भी कोई सिक्योरिटी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो फेवर में ही हो सकता है, वो अगेंस्ट भी हो सकता है इसके, है ना। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से अभी भी कुछ क्लियर कट नहीं बताया जा चुका है। बताया गया है कि वो क्या भारत सरकार क्या वोडा आइडिया के अंदर 36% की स्टेक लेना चाहेगी भी कि नहीं लेना चाहेगी। लेकिन हाँ, 26 मार्च को EGM है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, और उसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी जो है कितना अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को लेके जाना चाहती है। 75,000 करोड़ के आसपास जो है इनके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लेके जाना चाहते हैं। देखना होगा कि अप टू 75,000 करोड़ तक लेके जाते हैं या फिर .75,000 करोड़ तक लेके जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत उम्मीद बची है? देखिए, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, मानते हैं कि नहीं मानते? पूरी दुनिया जो है उम्मीद के ऊपर ही तो चल रही है। आपको भी उम्मीद है किसी न किसी चीज़ की, है ना। हम सबको किसी न किसी चीज़ की उम्मीद है। तो उसी तरीके से है, मैं यहाँ पे इस स्टॉक के लिए यही बोलूँगा कि हम सबको इसमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे उम्मीद नहीं खोने का ये बिल्कुल नहीं मतलब है कि आप इसके अंदर आकर के पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए, बाइंग करना शुरू कर दीजिए आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे समझे, बिना आगे पीछे सोचे समझे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मैंने बार बार बता रखा है, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि आप इससे दूर रहिए। अभी इसको वेट एंड वॉच करिए। EGM है 26 मार्च को, उसका इंतज़ार करिए और देखिए कि उसका आउटकम क्या आता है। क्या ये फंड को रेस कर पाएंगे कि या इस बार भी जुमलागिरी करेंगे? ये डिपेंड करता है कि 26 तारीख को बोर्ड क्या फैसला लेता है, कितना मटेरियलाइज होता है। क्योंकि सितंबर 2020 से अभी तक ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, है ना। और ये बात जो है स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, और अब ये स्टेक होल्डर्स को उबाल रहे हैं एक अंडे की तरह। जी हाँ, दे आर जस्ट बॉइलिंग अस।
किसी भी चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट को क्रॉस हो चुके हैं, अब सर से ऊपर पानी निकल चुका है। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि इतना पैनिक सिचुएशन के बावजूद भी आप एक गलती बिल्कुल ना करें, अपनी होल्डिंग को एग्जिट करके भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है, तो ये काम ना करिए। ये काम करने की जगह पे मैं आपसे बोलूँगा कि पेशेंस रख के आप दूर रहिए, शांति से बने रहिए, इसको ना देखिए। अगर आपको पैनिक हो रहा है बार बार, आप बस इससे दूर रहिए। अभी बस इसको देखिए कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, ईजीएम में क्या क्या फैसला लेता है, या इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में कंपनी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, अर्निंग कॉल्स आती हैं उसमें क्या बताया जाता है, इवन डॉट क्या बोलता है, सरकार क्या बोलती है, मैनेजमेंट क्या बोलता है। ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते रहिए, सुनते रहिए, और लेकिन इस बीच में किसी भी तरीके से कोई गलती करने की कोशिश मत करिए। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। और ये सिर्फ आप ही को तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ आप ही को पैनिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैनिक में हैं। और मैं आप लोगों से आज से नहीं जुड़ा हूँ, इस चीज़ को लेकर के आज से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज़ को लेकर के आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, उन लोगों को पता होगा ये स्टॉक उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में इसका भविष्य तय हो रहा था कि ये डूबेगी या ज़िंदा रहेगी, तो तब से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि अरुण मिश्रा ने जो इसको तकलीफ़ दी, जस्टिस अरुण मिश्रा, उनकी तरफ से जो जजमेंट दिया गया इस कंपनी के लिए, इवन टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, एयरटेल और वोडा आइडिया को लेकर के, टाटा टेली सर्विसेज को लेकर के, जियो यहाँ पे बाहर है, क्योंकि जियो हर तरीके से बेनिफिटेड रहा है, भारत सरकार का एक चहीता है ऐसा लगता है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी चहीता कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बना। बहरहाल उसका तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पे अरुण मिश्रा जी की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया वो कहीं न कहीं इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा सेटबैक डाल दिया कि वो आज भी उसका असर हमें देखने को मिला है। क्योंकि रीकैलकुलेशन की अगर सहूलियत दे दी गई होती सुप्रीम कोर्ट से, तो शायद यहाँ पे प्रमोटर्स अभी भी इस समय फंड लगाने में हिचकते नहीं, क्योंकि उनको लगाने से थोड़ा सा हिचक महसूस हो रही है, थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है। देखिए आप भी अगर मेहनत से कहीं अपनी मेहनत की कमाई का पैसा अगर आप बेफजूल कहीं पे अगर लगाते हैं तो आपको खलता है कि नहीं खलता। तो वैसे ही यहाँ पे प्रमोटर्स को लगता है कि इस कंपनी का जो ड्यू है आज 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ करके हो चुका है, उसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इतना ह्यूज चंक अमाउंट है, वो बिल्कुल भी अगर रिकैलकुलेशन या रीअसेसमेंट का मौका मिलता है तो उतना ना नहीं होता, राइट। तो एक अनजस्टिस है, उनको फील होता है ये चीज़, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और अब इसका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट से ये मामला तो बाहर हो चुका है ना। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू तो अब तो सेट हो चुका है, जितना अरुण मिश्रा ने सेट कर दिया उतना हो गया, अब इतना पे करना है। तो ये कहीं ना कहीं मेजर सेटबैक तो शुरुआत वहीं से हुई है। तो आई होप आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ रही है, और आप पैनिक नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी कुछ करें। लेकिन हाँ, आप फ्रेश एंट्री करने की गलती ना करें। प्लीज़ आप दूर रहिए, वेट एंड वॉच करिए। 26 मार्च को ईजीएम है, ईजीएम का इंतज़ार करिए, जो भी आउटकम होगा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।